और एक बात आप सबसे मैं कहना चाहता हूं कि अभी आप प्रश्नों को सॉल्व मत करो। आप जब मैं पूरी इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा दूंगा और 6 से 7 क्लास चलेगी मैप की, तब उसके बाद आप प्रश्नों को सॉल्व करना। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके प्रश्न बनने चाहिए। हाँ, ये है, थोड़ा सा ये टॉपिक फैक्चुअल है, पर हम लोग मिलकर मेहनत करेंगे तो अच्छा होगा। ठीक है, चलो आज हम बात करेंगे प्रायद्वीपी भारत। देखो हम प्रायद्वीपी भारत की बात करें विशेषकर प्रायद्वीपी पठार। इस प्रायद्वीपी पठार की जो लंबाई है लगभग 1600 किलोमीटर, इसकी जो चौड़ाई है लगभग 1400 किलोमीटर और इसकी जो ऊंचाई है लगभग 600 से लेकर 900 मीटर। हमेशा ध्यान इस बात को, ये इसकी ऊंचाई है प्रायद्वीपी पठार। लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर, चौड़ाई लगभग 1400 किलोमीटर, ऊंचाई लगभग 600 से 900 मीटर। अब इसको इस तरह समझो आप, यदि प्रायद्वीपी भारत की हम लोग बात करें, देखो ये आपका प्रायद्वीपी भारत है। ये पूरा जो आपका है ये प्रायद्वीपी भारत है। ये तो तटीय मैदान है, पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान, ये आपका मैदान है। ये मैदान है, सोचो आप, ये आपका पूरा मैदान है। तो ये जो प्रायद्वीपी पठार है, इसके एक तरफ पूर्वी तटीय मैदान, इधर पश्चिमी तटीय मैदान और उत्तर की तरफ देखा जाए तो गंगा का मैदान है। गंगा या उसके सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदान है। ये प्रायद्वीपी पठार है। अब सोचो, हम यदि प्रायद्वीपी पठार के अध्ययन करें तो इसको कई भागों में विभाजित किया जाता है। हमेशा ध्यान दो इस बात को, उत्तर केंद्रीय उच्चभूमि, उत्तर केंद्रीय उच्चभूमि, दूसरा है दक्षिणी केंद्रीय उच्चभूमि। अगला देखो आप, पूर्वी पठार या छोटा नागपुर का पठार, या छोटा नागपुर का पठार, मेघालय का पठार, उत्तरी दक्कन और दक्षिणी दक्कन। हमेशा ध्यान दो इस बात को। फिर हम बात करें पश्चिमी घाट और दूसरी बात पूर्वी घाट। इस सब की चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। ये जो प्रायद्वीपी पठार है ये इतने भागों में डिवाइड है। उत्तर केंद्रीय उच्चभूमि, दक्षिणी केंद्रीय उच्चभूमि, पूर्वी पठार या छोटा नागपुर का पठार, मेघालय का पठार, उत्तरी दक्कन, दक्षिणी दक्कन, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट।
ये देखो आप, इतने भागों में यह डिवाइड है। अब हम बात करें उत्तर या उत्तरी केंद्रीय उच्च भूमि की बात करें हम लोग। पहली बात देखो आप, इसको ध्यान से समझते चलो आप तो मजा आएगा इसमें। देखो आप, यदि हम सबसे पहले बात करें उत्तर केंद्रीय उच्च भूमि की बात करें हम लोग, ध्यान दें इस बात को, उत्तर केंद्रीय उच्च भूमि की बात करें इसमें दो चीज पढ़ेंगे हम लोग, अरावली का पहाड़ और दूसरी चीज मालवा का पठार। हमेशा ध्यान दें इस बात को, ये हम लोग पढ़ चुके, जो मालवा का पठार है ये पर्वत पादी पिडमॉन्ट प्लेटियस है, ये प्लेटियस। अरावली का पहाड़, द माउंटेन ऑफ अरावली, ये जो अरावली का पहाड़ है, हम इसकी बात करें हमेशा, इस अरावली के पहाड़ का जो विस्तार है, विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। इसकी जो लंबाई है, लंबाई 800 किलोमीटर। इसका जो बेसिक विस्तार है, हमेशा गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक, हमेशा इसकी ऊंची चोटी जो है गुरु शिखर है, गोरान घाट दर्रा, माउंट आबू को गुरु शिखर से अलग करता है। जैसे अरावली के पहाड़ की यदि बात करें हम लोग, कल की क्लास को याद रखना आप, देखो आप, ये यहां से लेकर इसका जो विस्तार है इस तरह है। ये पालनपुर है, ये दिल्ली है, दिल्ली, ये पालनपुर है, ये गुजरात का हिस्सा है। अब देखो आप, इसका जो विस्तार है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इसका विस्तार इस तरह है। साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ विस्तार है इसका। देखो अब इसका विस्तार किधर है, पालनपुर से लेकर दिल्ली तक, साउथ वेस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट की तरफ। आगे जाकर के यह छोटे छोटे खंडों में टूट जाती है। रायसीना हिल्स, जिस पर राष्ट्रपति भवन स्थित है, कल इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। इसकी लंबाई टोटल 800 किलोमीटर है और गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक इसका विस्तार है। अब सोचो, इसकी ऊंची चोटी गुरु शिखर है। ये जो ऊंची चोटी गुरु शिखर है, इसकी ऊंचाई जो लगभग है 1722 मीटर है। हमेशा इसकी ऊंची जो चोटी है 1700 से लेकर 1722 मीटर है। हमेशा ध्यान इस बात को, इस अरावली शिखर और बिंदी श्रेणी पहले आपस में जुड़ी हुई थी, लेकिन मेन बाउंड्री फॉल्ट, मुख्य सीमा भ्रंश इसे अलग कर दिया। हमेशा ध्यान इस बात को, गोरान घाट दर्रा माउंट आबू को गुरु शिखर से अलग करता है।
अब सोचो आप, ये जो अरावली की बात करें कि अरावली को बिंद श्रेणी से अलग करने में मुख्य सीमा भ्रंश, इसे कहते हैं मेन बाउंड्री फॉल्ट कहते हैं इसे। मुख्य सीमा भ्रंश मेन बाउंड्री फॉल्ट की भूमिका है। अच्छा, ये देखो जरा आप, ये अवशिष्ट पर्वत है। और कहा जाता है भारत में सबसे पुराना जो पर्वत है वो अवशिष्ट पर्वत अरावली श्रेणी है। देखो आप, एक बात हमेशा याद रखना, कहां से कहां तक इसका विस्तार है, ये बात हमेशा आपको ध्यान रखना होगा। गुरान घाट, दर्रा। हम मालवा के पठार की बात करें, मालवा का पठार, देखो आप, यदि हम मालवा के पठार की बात करें तो ध्यान देना इस बात को। ये जो मालवा का पठार है, आप देखो आप, ये जो मालवा का पठार है, ये देखो आप, पहली चीज हम ये बात करें, यह पर्वतवादी पठार है। पठार है, इस पठार के पश्चिम में अरावली, दक्षिण में बिंद श्रेणी तथा उत्तर में गंगा का मैदान है। हमेशा इस पठार के पश्चिम में अरावली है, दक्षिण में बिंद श्रेणी है तथा उत्तर में गंगा का मैदान है, मालवा का पठार। इसकी औसत ऊंचाई 800 मीटर है। यह ग्रेनाइट की चट्टानों से बना हुआ है। ग्रेनाइट की चट्टानों से निर्मित है यह। इसका जो स्लोप है, हम स्लोप की बात करें, उत्तर में जो स्लोप है, हमेशा उत्तर में जो ढाल है नॉर्थ ईस्ट की ओर, और दक्षिण में जो ढाल है साउथ वेस्ट की ओर है। ये हमेशा ध्यान दो, इसका जो ढाल है नॉर्थ में नॉर्थ ईस्ट की ओर और साउथ में साउथ वेस्ट की ओर। अब देखो, चंबल बेतवा केन नदी हमेशा मालवा पठार के उत्तर में बहती हैं, इसलिए नॉर्थ ईस्ट की ओर बहते हुए ये कहां मिलती हैं? यमुना नदी में मिलती हैं। आप सोचो, ये कहा जाए इस पठार के उत्तर में, हमेशा ध्यान दो इस बात को, इस पठार के उत्तरी भाग में चंबल, बेतवा, केन नदी उत्तर पूर्व की ओर बहते हुए यमुना नदी में मिलती हैं। हमेशा ध्यान दो इस बात को। अब इस पठार की हम बात करें,
पठार के दक्षिणी भाग में प्रवाहित होने वाली नदी साबरमती एवं माही नदियां अरब सागर में गिरती हैं। नदियां दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए अरब सागर में गिरती हैं। एक बात को हमेशा ध्यान दो, इस बात को देखो आप, ये मालवा का पठार हम लोग पढ़ चुके हैं, ये पर्वत पादी पठार है, पिडमाउंट माउंटेन है ये। इस पठार के पश्चिम में अरावली, दक्षिण में बिंदु श्रेणी तथा उत्तर में गंगा का मैदान है। हमेशा ध्यान दो, इसकी औसत ऊंचाई लगभग 800 मीटर है और यह ग्रेनाइट की चट्टानों से निर्मित है। इसका जो स्लोप है, उत्तर में जो स्लोप है नॉर्थ ईस्ट की ओर है, साउथ में जो स्लोप है साउथ वेस्ट की ओर है। इस पठार के उत्तरी भाग में चंबल, बेतवा, केन नदी उत्तर पूर्व की ओर बहती है। हमेशा ध्यान दो, इस पठार के उत्तरी भाग में चंबल, बेतवा, केन नदी उत्तर पूर्व की ओर बहते हुए यमुना नदी में मिलती है तथा इस पठार के दक्षिणी भाग में प्रवाहित होने नदी साबरमती और माही नदियां दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए अरब सागर में गिरती हैं। ये क्लियर? अब ध्यान देना इस बात को, ये मालवा के पठार की हम बात करें, इसे हम लोग मैप से देख लेते हैं। हम लोग मैप नोट कर लिया आपने? अब ध्यान से सुनो इस बात को, यदि इस मैप के थ्रू देखा जाए देखो आप, हम इसे मैप के थ्रू देखें तो देखो ये स्थिति है। अब सोचो जरा, ये इंडिया है, ये आपकी अरावली है, ये अरावली है, अरावली, ये आपकी बिंदु श्रेणी है, बिंदु श्रेणी है। सोचो, ये बिंदु श्रेणी है, ये जो मैं बना रहा हूं ये पर्वत का अलग दिखने के लिए, इनके बीच जो ये बेल्ट है, ये बेल्ट, ये पूरा मालवा का पठार है, ये पूरा मालवा का पठार है, यही आपका मालवा का पठार। हमेशा ध्यान दो इस बात को। एक चीज देखो आप, इसके पश्चिम में अरावली है, दक्षिण में बिंदु श्रेणी है। देखो आप, दक्षिण में बिंदु श्रेणी है, उत्तर में अरावली है। अब एक चीज सोचो जरा, ये पूरा गंगा का मैदान है, ये पूरा गंगा का मैदान है। हम गंगा के मैदान की बात करें। अब यदि हम नदियों की बात करें तो हमेशा ध्यान दो इस बात को, पूरी बात ध्यान देना, कैसे नदियां और किधर गिर रही हैं। जैसे एक चीज देखो आप, मैंने कहा ये अरावली है, ये बिंदु श्रेणी है, तो कुछ नदियां जो है, चंबल, चंबल ये आपकी यमुना नदी है,
ये बिंद श्रेणी है, ये आपकी यमुना नदी है, ये चंबल नदी बह रही है, बेतवा और केन नदी बह रही है। ये आपका चंबल है, ये यमुना नदी है, यमुना नदी। देखो ये आपकी चंबल है, जिसको हम इस तरह लिख देते हैं समझने के लिए। देखो आप 1 2 3, 1 क्या है? चंबल, 2 क्या है? बेतवा, और 3 क्या है? केन। तो कैसे ये देखो, इनकी दिशा देखो नॉर्थ ईस्ट की ओर बह रही है। अब देखो फिर नीचे क्या होता है, एक नदी आती है साबरमती और माही नदी, ये दक्षिण पश्चिम की ओर बह रही है। मान लिया जाए ए, हम बी की बात करें, ये साबरमती नदी है, एक माही नदी है। बस मैं रफली आपको समझाना चाहता हूं हमेशा। तो कौन सी नदी किधर गिर रही है? देखो आप, ये साबरमती और माही नदियां ये दक्षिण पश्चिम की ओर बह रही हैं, और ऊपर जो चंबल बेतवा केन नदी बह रही है। अब सोचो जरा, ये चंबल बेतवा केन ये बीहड़ का निर्माण करती है, रिवाइंस कहते हैं इसे। बीहड़ होता क्या है? बड़े बड़े खड्ड होते हैं। अब ध्यान से समझो इस बात को। जैसे चंबल का बीहड़, रिवाइंस बहुत ही फेमस है। जो चंबल का बीहड़ है रिवाइंस, ये बहुत ही फेमस है। देखो आप ध्यान से समझना इस बात को। हम रिवाइंस की बात करें, आखिर चंबल बीहड़ क्यों बनाती है, साबरमती क्यों नहीं बनाती? और उत्तर पूर्व में मालवा के उत्तरी भाग में प्रवाहित होने वाली नदियां ही बीहड़ बनाती है। फॉर एग्जाम्पल, ये नदियां बीहड़ बनाती हैं, पर ये नदियां बीहड़ का निर्माण नहीं करती हैं। बीहड़ रिवाइंस कहते हैं इसे। ये बड़े बड़े खड्ड होते हैं, बड़े बड़े जो गड्ढे होते हैं, उसे कहा जाता है बीहड़, रिवाइंस। अब सोचो जरा कि चंबल बेतवा केन तो बीहड़ बनाती है, पर यह बीहड़ नहीं बनाती है। साबरमती और माही नदियां कभी भी बीहड़ का निर्माण नहीं करती है। रीजन क्या है? देखो आप, ये तीनों जो नदियां हैं यमुना में मिल रही हैं। ये तीनों यमुना की सहायक नदियां हैं, ठीक है। अब सोचो, ये मालवा के पठार की जो औसत ऊंचाई है लगभग 800 मीटर है, और यमुना नदी जहां बहती है लगभग 300 मीटर समुद्र तल से ऊपर बहती है। 800 300 कितना बड़ा गैप हो गया, लगभग 500 मीटर का गैप हो गया। ये चंबल बेतवा और केन ये अपने आधार तल को पाने की कोशिश करती हैं। और नदियों का आधार तल क्या है? यमुना। आधार तल कहते किसे हैं? इनका जो मुहाना है, मुहाना, जो तल मुहाने का है उसी तल को कहा जाता आधार तल। हमेशा ध्यान दो। अब ये चंबल बेतवा केन अपने आधार तल को पाने की कोशिश करती हैं, तो इनकी जो घाटी है वो घाटी को गहरा करती चली जाएगी। और जब घाटी को गहरा करती हैं तो स्वाभाविक है बड़े बड़े क्या बनेगा? गर्त बनेगा। लेकिन फिर एक प्रश्न, चंबल बेतवा केन की बात करें, इसमें चंबल का बीहड़ ज्यादा फेमस है, बेतवा केन का बीहड़ ज्यादा फेमस नहीं है, क्योंकि चंबल में पानी की मात्रा ज्यादा है और नदी पानी के द्वारा ही तो अपर्दन करती है। चंबल में पानी की मात्रा ज्यादा है, बेतवा केन में पानी की मात्रा कम है, इसलिए चंबल का बीहड़ ज्यादा फेमस है। एक बात हमेशा ध्यान देना इस बात को, ठीक है। इसको लिखो नीचे आप। ये सारी बातें लिख चुको, मालवा पठार, उसके नीचे लिखो आप चंबल बेतवा और केन। चंबल बेतवा और केन,
बीहड़ का निर्माण करती हैं। क्योंकि बीहड़ का निर्माण करती हैं क्योंकि ये नदियां यमुना नदी में गिरती हैं। और नदियों का मुहाना ही आधार तल कहलाता है। आधार तल कहलाता है। चंबल, बेतवा और केन, चंबल, बेतवा और केन अपनी आधार तल को पाने के लिए अपने घाटी को गहरा करती जाती हैं। गहरा करती जाती हैं। देखो, चंबल का बीहड़ सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। चंबल का बीहड़ सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है क्योंकि चंबल नदी में पानी की मात्रा ज्यादा होने से अपर्दन भी ज्यादा हुआ है। पूरी बात ध्यान दे इस बात को। ये यमुना है, ये चंबल है। यमुना नदी समुद्र तल से लगभग 300 मीटर ऊपर बह रही है और चंबल नदी समुद्र तल से लगभग 800 मीटर ऊपर बह रही है। दोनों में गैप कितने का है? लगभग 500 मीटर का। अब सुन, ये चंबल नदी क्या होगी? ये यमुना नदी है, वही चंबल नदी का आधार तल है। ये चंबल नदी क्या करेगी? आधार तल को पाने के लिए अपने घाटी को गहरा करती चली जाएगी, जिससे बीहड़ का क्या होगा? निर्माण होगा। हम रिवाइंस की बात करें, यही आपका बीहड़ीकरण। और पूरे इंडिया में 3 क्षेत्र हैं जहां बीहड़ का निर्माण होता है। पूरे इंडिया में मात्र 3 क्षेत्र हैं जहां बीहड़ का निर्माण होता है, जिसके बाद चल के हम लोग आगे करेंगे। हमेशा ध्यान इस बात को, बीहड़। अब देखो, अब ये तो मालवा का पठार। अब हम बात करें दक्षिणी केंद्रीय उच्च भूमि। दक्षिणी केंद्रीय उच्च भूमि हमेशा ध्यान दो इस बात को। दक्षिणी केंद्रीय जो उच्च भूमि है,
केंद्रीय जो उच्च भूमि है, इसमें विशेष रूप से पढ़ेंगे बिंद श्रेणी और सतपुड़ा रेंज की बात करेंगे। इसमें दो बातों करेंगे, बिंद श्रेणी और हम सतपुड़ा रेंज की बात करेंगे। क्लियर? अब ध्यान से सुनो इस बात को। देखो हो क्या रहा है। देखो आप, एक बड़ा सा मैप बना लेते हैं हम लोग। चलो आप बिंद श्रेणी की बात करें, इन पर्वतों को देखते चले जाओ। बिंद श्रेणी का विस्तार इस तरह हुआ है। ये है, ये बिंद श्रेणी है। इस श्रेणी को कहते हैं भारनेर। यह आपका कैमूर है और यह आपका विंध्याचल श्रेणी है। पूरी बात ध्यान दो इस बात को। देखो आप, ये पर्वत है, ध्यान से सुनो इस बात को। ये भारनेर है, भारनेर। ये कैमूर है और ठीक ऊपर निकला हुआ विंध्याचल श्रेणी। ये बिंद श्रेणी है। बिंद श्रेणी के तुम नीचे आएंगे तो सतपुड़ा रेंज है ये। अब सोचो, ये आपका सतपुड़ा रेंज है। ये सतपुड़ा रेंज है यह। हमेशा ध्यान दो इस बात को, यह सतपुड़ा रेंज है यह। अब सोचो जरा, ये पर्वत है, ये जो सिरा है इसको कहते हैं राजपिपला। राजपिपला, इसे कहते हैं ग्वालीगढ़। ग्वालीगढ़, ये जो पर्वत है आपका, ये जो पर्वत है महादेव है। ये मैकाल पर्वत है। महादेव की ऊंची चोटी धूपगढ़ है। हमेशा महादेव की जो ऊंची चोटी है धूपगढ़ है। एक सबसे बड़ी चीज तो ये देखा जाए, ये पड़ता पंचमढ़ी में। और मैकाल की ऊंची चोटी अमरकंटक है। हमेशा ध्यान दो, अमरकंटक से। अब एक सोचो जरा, हमेशा ध्यान देने इस बात को। देखो आप, ये बिंद श्रेणी है, इसको कहते हैं भारनेर है। ये कैमूर है। ये विंध्याचल श्रेणी निकली है जो यूपी मिर्जापुर के बेल्ट में। लेकिन नीचे जब आओगे तो इसका ये सिरा कहते हैं राजपिपला, ये सिरा ग्वालीगढ़ है, ये महादेव है, इसकी ऊंची चोटी धूपगढ़, ये मैकाल है, इसकी ऊंची चोटी अमरकंटक है, ये ऊंची चोटी है। आप सोचो, यहां से एक नदी निकलती है, ताप्ती नदी कहते हैं इसको। निकल कहां से रही है? महादेव से निकल रही है। हम इसे कहते हैं ताप्ती नदी। और अमरकंटक से एक नदी निकलती है,
इसे कहते हैं नर्मदा। ये जो नदी निकल रही है इसका नाम है नर्मदा निकली है। ये जो अमरकंटक से इसे क्या नदी और निकलती है, वो सोन नदी निकलती है। और ये गिरती कहां है? गंगा में जाके पटना में मिल जाती है ये। अब देखो आप पूरी बात ध्यान देने इस बात को। भारनेर, कैमूर, ये राजपीपला, ग्वालीगढ़, ये महादेव है। इसकी ऊंची चोटी धूपगढ़ है। मैकाल की ऊंची चोटी अमरकंटक है। हमेशा ध्यान दें इस बात को। ये गुजरात से लेकर कच्छ तक फैली हुई है, सॉरी छत्तीसगढ़ तक फैली हुई है। सोचो आप। अब ध्यान से समझो इस बात को। ये नर्मदा नदी जो है ये रिफ्ट घाटी में बहती है, विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच बहती है नदी। ये भ्रंश घाटी में बहती है। ताप्ती नदी भी यह भ्रंश घाटी में बहती है। और ये दोनों जो है ये दोनों भ्रंश पर्वत है। हमेशा ध्यान दो, ये विंध्य श्रेणी और सतपुड़ा हम रेंज की बात करें, हमेशा ध्यान दो इस बात को। विंध्य श्रेणी और सतपुड़ा हम रेंज की बात करें, यह भ्रंश पर्वत है। ये अमरकंटक से निकलने वाली नदी क्या है? नर्मदा नदी है। और एक नदी निकल रही है सोन नदी। अब सोचो आप, मैकाल की ऊंची चोटी अमरकंटक है, महादेव ऊंची चोटी धूपगढ़ पंचमढ़ी में पड़ती है। ये ग्वालीगढ़ है, ये राजपीपला है। ताप्ती नदी भ्रंश घाटी में बहती है ये हमेशा। और सतपुड़ा के ठीक दक्षिण में ये ताप्ती नदी बह रही है। ये दोनों नदियां भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियां हैं। अब ध्यान देने इस बात को। दक्षिणी केंद्रीय हम उच्च भूमि की बात करें। दूसरी बात देखो आप, पूर्वी पठार या छोटा नागपुर का पठार। हम छोटा नागपुर के पठार की बात करें हम लोग। आप ध्यान देना इस बात को। छोटा नागपुर के यदि पठार की बात करें हम लोग, यह पूर्वी पठार, हम छोटा नागपुर के पठार की बात करें, हमेशा ध्यान दो, ये पूर्वी पठार या छोटा नागपुर के पठार की बात करें हम लोग। अब ध्यान से समझो इस बात को बेटा। ये छोटा नागपुर का जो पठार है, ये जो छोटा नागपुर का पठार है, पहली बात इसका विस्तार कहां कहां है? विस्तार पश्चिमी बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा आंध्र प्रदेश के उत्तरी पूर्वी भाग, इसका विस्तार है। छोटा नागपुर के हम पठार की बात करें,
ये जो पठार है, इस पठार का मध्य और पश्चिमी भाग उच्च है। जिसे पाट कहते हैं, तथा पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी भाग हमेशा की ऊंचाई कम है। इस पठार को देखो आप, सबसे बड़ी चीज तो यही है, छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर कहा जाता है, क्योंकि खनिज संसाधनों से संपन्न है। इसे भारत का रूर कहा जाता है, क्योंकि यह खनिज संसाधनों से संपन्न है। अब भारत का जो रूर क्षेत्र है, यह रूर विशेषकर जर्मनी के औद्योगिक क्षेत्र के नाम पर पड़ा, जो कोयले के कारण फेमस है। ये अब देखो, ये छोटा नागपुर के पठार की यदि बात करें हम लोग, हमेशा ध्यान दें इस बात को, इसे भारत का रूर कहा जाता है। इस पर महत्वपूर्ण नदियां बहती हैं। जैसे हम ये बात करें कि रांची, हजारीबाग, सिंहभूम, संथाल परगना की बात करें, रांची, हजारीबाग, संथाल परगना, सिंह जो भूमि है, यह छोटा नागपुर के पठार का भाग है। सोचो आप, हमेशा पठार छोटा नागपुर भाग है। और एक बड़ा सा रीजन देखो जरा, इस पठार में कुछ महत्वपूर्ण नदियां बहती हैं, स्वर्णरेखा, कोयली, दामोदर और ब्राह्मणी नदियां। इस पठार पर स्वर्ण रेखा, दामोदर, कोयली नदियां प्रवाहित होती हैं। अर्थात यह चीज सबसे ज्यादा फेमस है। एक बड़ा सा देखो आप, कोयली, बराकर, दामोदर, कोयली नदियां प्रवाहित होती है। इस पठार की यदि बात करें, यहां लेटराइट मिट्टी पाई जाती है और कोयले का निक्षेप बहुत ज्यादा है। निक्षेप ज्यादा है। ये पूर्वी पठार है। छोटा नागपुर पठार की बात करें हम लोग, हमेशा ध्यान दें इस बात को, देखो आप, इस छोटा नागपुर पठार का जो विस्तार है, पश्चिमी बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा आंध्र प्रदेश के उत्तरी पूर्वी भाग है। ये इस पठार का मध्य एवं पश्चिमी भाग उच्च है, जिसे पाट कहते हैं, तब पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी भाग की ऊंचाई कम है। हमेशा
इसे भारत का रूर कहा जाता है क्योंकि खनिज संसाधनों से संपन्न है। रूर जो जर्मनी का क्षेत्र है, ये रांची, हजारीबाग, संथाल परगना और सिंहभूम के पठार, छोटा नागपुर पठार के भाग है। ये हमेशा ध्यान दो, ये रांची, हजारीबाग, संथाल परगना, सिंहभूम के जो पठार हैं, ये छोटा नागपुर पठार के भाग है। ये क्लियर? इस पठार पर कुछ नदियां स्वर्ण रेखा, बराकर, दामोदर और कोयली नदियां प्रवाहित होती हैं। अब देखो, आप पूरी बात ध्यान देना, यहां लेटराइट मिट्टी पाई जाती है और कोयले का निक्षेप पाया जाता है। जहां वर्षा सबसे ज्यादा होती है वहां लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। हमेशा ध्यान दो, लेटराइट मिट्टी और लीचिंग सबसे ज्यादा होती है। लीचिंग में क्या होता है, न्यूट्रिशन, पोषक तत्व तो नीचे चले जाते हैं। अब देखो, आप इसे यदि मैप के थ्रू देखा जाए, मैप के थ्रू यदि देखा जाए इसे, तो ध्यान से समझो इस बात को। यदि भारत की हम बात करें, आप सोचो जरा, ये गंगा का मैदान है, ये गंगा का मैदान है। कल की क्लास हम लोग पढ़ चुके हैं। क्लियर? अब सोचो जरा, ये जो बेल्ट है आपका, ये जो बेल्ट है, यही छोटा नागपुर का पठार है। ये जो बेल्ट है, ये छोटा नागपुर का पठार है। ये पश्चिमी बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तटीय पूर्वी भाग में ये पूरा छोटा नागपुर का पठार है। सोचो आप, अब सोचो, यदि हम ये बात करें, ये छोटा नागपुर का पठार है। थोड़ा सा मैप सही नहीं बना है। ये देखो आप, ये पठार है। इसका जो ये भाग है, ये भाग, ये उच्च है, इसे कहते हैं पाट। ओ सॉरी, पाट कहा जाता है। और इस पठार के सीधे पूर्व में देखो, गंगा का मैदान है जिसे राढ़ कहते हैं। राढ़ कहते हैं, ध्यान देना इस पर। कई बार यूपीएससी यहां से सीधे प्रश्न उठा लेगा। देखो आप, थोड़ा सा ध्यान दो, ये छोटा नागपुर पठार है, मध्य पश्चिमी भाग उच्च है, इसे पाट कहा जाता है। ये भाग निम्न है, इसके ठीक पूर्व में गंगा का मैदान है, हम इसे कहते हैं राढ़। और ठीक इसके दक्षिण में जब आओगे, ये जो बेल देखा होगा, ये सुंदरबन है। ये राढ़ है और ये आपका सुंदरबन है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। पूरी बात ध्यान देने इस बात को। ये देखो, उच्च भाग को पाट कहा जाता है, ये का राढ़ है, ये सुंदरबन है, जो मैंग्रोव वनस्पतियां यहां पे। और महत्वपूर्ण नदियां प्रवाहित होती हैं, स्वर्णरेखा, बराकर, दामोदर और कोयली नदियां प्रवाहित होती हैं। ये छोटा नागपुर के पठार से प्रवाहित होती हैं। ठीक है? यहां लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, लेटराइट मिट्टी हमेशा। और यहां कोयले का निक्षेप पाया जाता है। इसे छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है, भारत का रूर क्षेत्र कहा जाता है। रांची, हजारीबाग जो पूरा पर्वत है, ये सब के सब छोटा नागपुर के पठार का हिस्सा है। छोटा नागपुर का पठार जो है, मालवा के पठार का विस्तार है।
अब सोचो जरा आप, फिर बात करें पूर्वी पठार या मेघालय का पठार। सॉरी, मेघालय का पठार। ये जो पठार है, ये पहले छोटा नागपुर पठार का हिस्सा था। इसके दो प्रमाण हैं। फर्स्ट, दोनों जगह लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। और सेकेंड, दोनों जगह कोयले का निक्षेप है। हमेशा ध्यान इस बात को, ये मेघालय का पठार है। हमेशा ध्यान दो, ये पहले छोटा नागपुर के पठार का हिस्सा था। ये पहले छोटा नागपुर के पठार का हिस्सा था। ये किस आधार पर कहा जा सकता है कि छोटा नागपुर के पठार का हिस्सा था? इसके दो प्रमाण हैं। पहली जगह, दोनों जगह लेटराइट मिट्टी पाई जाती है और दोनों जगह कोयले का निक्षेप है। अब सोचो जरा, कालांतर में क्या हुआ? यह पठार छोटा नागपुर के पठार से अलग हो गया और मालदा दर्रा इसे अलग करता है। देखो आप, कालांतर में क्या हुआ? यह पठार छोटा नागपुर के पठार से अलग हो गया और मालदा दर्रा है, इसे अलग करता है। पूरी बात ध्यान देने इस बात को। यह पहले छोटा नागपुर के पठार का हिस्सा था। इसके दो प्रमाण, दोनों जगह लेटराइट मिट्टी पाई जाती है और दोनों जगह कोयले का निक्षेप है। कालांतर में पठार छोटा नागपुर के पठार से अलग हो गया और अलग कौन करता है? मालदा दर्रा इसे अलग करता है। देखो हुआ क्या, यह गोंडवाना लैंड है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। जैसे मैंने ये कहा, ये हिमालय है, ये गोंडवाना लैंड है, ये गोंडवाना लैंड है। जब गोंडवाना लैंड उत्तर की तरफ शिफ्ट हो रहा था, जब शिफ्ट हो रहा था तो इस गोंडवाना लैंड का जो पूर्वी भाग है थोड़ा सा नीचे धंस गया। अब सोचो, जैसे मैंने ये कहा, ये भाग चल रहा है, अचानक जब उत्तर से शिफ्ट हो रहा था, जब टकराया तो थोड़ा सा नीचे धंस गया। जब नीचे धंसा तो फिर देखो दोनों चट्टानों के बीच एक गैप पैदा हो गया, फॉल्ट। और जब गैप पैदा हुआ तो अगला प्रश्न तो ये होना चाहिए कि जब दोनों अलग हो गए तब तो मेघालय के पठार को छोटा नागपुर के पठार अलग करने के बीच एक समुद्र होना चाहिए, पर समुद्र तो है ही नहीं। इसके पीछे रीजन क्या है? जब ये भाग थोड़ा सा नीचे धंस गया तो ये तो प्लेट अलग हो गई। इनके बीच जो गैप बना उसमें ब्रह्मपुत्र और गंगा नदियों ने अवसाद जमा कर दिए, डिपॉजिट। उस समय मानव जात का उद्भव नहीं हुआ था, सेडिमेंट्स जमा कर दिए।
और सेडिमेंट्स ने क्या किया, दोनों को आपस में जोड़ दिया। हमेशा ध्यान दें इस बात को। ये अलग चीज है कि ये छोटा नागपुर का पठार है और ये मेघालय का पठार है। इसको इस तरह समझो आप, जैसे मैंने ये कहा, आप सोचो जरा, एक चीज सोचो आप, सॉरी, ये छोटा नागपुर का पठार है, ये मेघालय का पठार है। ये दोनों, इनके बीच ये जो गैप है, ये जो गैप, ये बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश है, ध्यान देने इस बात को। इनके बीच जब गैप पैदा हुआ तो जो ब्रह्मपुत्र नदी बह रही थी और गंगा नदी बह रही थी, इस गैप को भर दिया, सेडिमेंट्स जमा कर दिया इस गैप में। परिणामतः क्या हुआ, ये दोनों आपस में जुड़ गए और जो दर्रा बना और साथ जमा हुआ वह बांग्लादेश है। इसे देखा होगा, बांग्लादेश की मिट्टी बहुत ही उर्वर है, फर्टाइल है, जबकि यहां लेटराइट मिट्टी, यहां लेटराइट मिट्टी, यहां इन दोनों जगह, तो इन दोनों जगह की बात करें, मिट्टी की उर्वरता है ही नहीं, यह बहुत कम है। पर क्या रीजन है कि दोनों के बीच मिट्टी की उर्वरता ज्यादा बढ़ गई? उसके पीछे कारण यही है कि जब ये गोंडवाना लैंड से ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ, उत्तर की तरफ, तो थोड़ा सा पूर्वी भाग नीचे धंस गया। जो गैप पैदा हुआ, ब्रह्मपुत्र नदियों ने क्या कर दिया, इस गैप को भर दिया। नीचे लिखो आप, देखो, जब भारत का गोंडवाना लैंड उत्तर की ओर खिसक रहा था, तो पूर्वी भाग नीचे धंस गया। जिससे छोटा नागपुर पठार छोटा नागपुर पठार के पूर्वी हिस्से में दरार पड़ने के कारण ब्रह्मपुत्र एवं गंगा नदी अवसाद जमा करने लगी। अंततः मेघालय का पठार छोटा नागपुर के पठार से अलग हो गया। अब एक चीज ध्यान दो, छोटा नागपुर के पठार की जब बात करेंगे तो जानते हो चीज है, गारो खासी जयंतियां पर्वत हैं। रेगमा मिकिर पहाड़ियां कल में पढ़ चुके हैं। रेगमा और मिकिर पहाड़ियों को कपली धनसरी नदियों ने क्या कर दिया है, अलग कर दिया मेघालय के पठार से। तो गारो खासी जयंतियां, तो रेगमा और मिकिर पहाड़ियां भी मेघालय पठार का भाग है। ठीक है, पैरा चेंज करो, लिखो गारो खासी जयंतियां रेगमा ए मिकिर पहाड़ियां मेघालय के पठार का भाग है।
रेगमा एवं मिकिर पहाड़ियों को धनसरी और कपिली नदियों ने मेघालय के पठार से अलग कर दिया। से मेघालय के पठार से अलग कर दिया। गारो, खासी, हम जयंतिया की बात करें, अब ध्यान देना इस बात को। विंध्य श्रेणी के दक्षिण में दक्कन ट्रेप पाया जाता है। दक्कन ट्रैप की बात करें हम लोग, हमेशा ध्यान देना इस बात को। दक्कन ट्रैप की बात करें हम लोग, ट्रैप, ये जो ट्रैप है इसका अर्थ होता है लेयर, अस्तर। और दक्कन का मतलब दक्षिण, साउथ। ये जो दक्कन ट्रैप है इसका निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ है। हमेशा इसका जो निर्माण है ये ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ और मैग्मा एक दूसरे को जमा होते चले गए। मैग्मा क्रमशः जमा होते चले गए। जैसे ट्रैप बन गया। जैसे इस मैदान को देखो आप, ये देखो, ये ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, मैग्मा निकला, ये लेयर जमा हो गई, ये लेयर जमा हो गई, पुनः मैग्मा निकला, फिर लेयर जमा हो गई, पुनः मैग्मा निकला और फिर लेयर जमा हो गई, मैग्मा निकला और लेयर जमा हो गई। हमेशा चूंकि कई लेयर जमा हुई तो इसके कहते हैं ट्रैप, कहते हैं इसे ट्रैप। और ट्रैप का मतलब अस्तर, लेयर, और दक्कन का मतलब दक्षिण होता है। और इसका निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ और मैग्मा जो है क्रमशः जमा होते चले गए। ये दक्कन ट्रैप। यदि दक्कन ट्रैप की हम बात करें तो ध्यान दो इस बात को, पूरी बात ध्यान देना। ये दक्कन ट्रैप का जो एरिया है वो क्या है? देखो आप, ये जो एरिया आपका दक्कन का एरिया है, ये जो पूरा जो आपका एरिया है ये दक्कन ट्रैप है। हमेशा थोड़ा सा आप ये ले लो, आप रुक जाओ एक सेकेंड, पूरा गुजरात का एरिया ले लो आप। ये जो पूरा एरिया आपका ये दक्कन ट्रैप है। ये ज्वालामुखी विस्फोट से निर्मित हुआ दक्कन ट्रैप। इसको दो भागों में, उत्तरी दक्कन और दक्षिणी दक्कन की बात करें। हमेशा ध्यान दो इस बात को।
उत्तरी दक्कन, ट्रेफ की बात करें, ये उत्तरी जो दक्कन ट्रेफ है, यहां काली मिट्टी का विस्तार ज्यादा है। काली जहां कपास की खेती की जाती है। अच्छा, एक चीज ध्यान दो, रेगुर कहते हैं इसे, ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि मैग्मा जमा हो गया, उन चट्टानों का निरंतर अपरदन होगा तो उससे क्या बनेगा। ये हमेशा छत्तीसगढ़ में दक्कन के मैदान को छत्तीसगढ़ का मैदान कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में दक्कन के क्षेत्र को छत्तीसगढ़ का मैदान कहा जाता है। जिसका निर्माण महानदी द्वारा हुआ है। ये महानदी बेसिन का क्षेत्र सोचो जरा। इस मैदान की सीमाओं पर पहाड़ियों पठारों की श्रृंखला विद्यमान है। सीमाओं पर पठारों की श्रृंखला विद्यमान है। उत्तरी सीमा पर लोमारी एवं पेंड्रा पठार है। ये पर्वत श्रृंखला देखो आप, पेंड्रा पठार है ये। दक्कन ट्रेप की हम लोग बात करें, हमेशा जान दो, गढ़जात की पहाड़ियां उड़ीसा को उच्चभूमि के नाम से जाने जाते हैं। हमेशा ध्यान दो इस बात को, ये जो उत्तरी दक्कन है, ये जब सबसे पूर्व में जाओगे आप, पूर्वी भाग में गढ़जात की पहाड़ियां जो उड़ीसा के उच्च भूमि के नाम से जानी जाती है। हमेशा ध्यान दो, इसके उत्तर में छोटा नागपुर का पठार, दक्षिण में पूर्वी घाट, पश्चिम में महानदी बेसिन, तथा पूर्व में उत्कल का मैदान है। सोचो आप, सच बड़ी चीज तो ये है,
हमेशा ध्यान दो, पूर्वी भाग में गड़जात की पहाड़ियां हैं जो उड़ीसा के उच्चभूमि के नाम से जानी जाती हैं। इसके उत्तर में छोटा नागपुर का पठार है, दक्षिण में पूर्वी घाट, पश्चिम में महानदी बेसिन तथा पूर्व में उत्कल का मैदान है। अब सोचो, इस मैदान की सीमाओं पर पहाड़ियों एवं पठारों की श्रृंखला विद्यमान। सॉरी, बात करें, सोचो जरा, उत्तरी हम दक्कन की बात करें। अब कई बार यहां से प्रश्न पूछा गया है कि गड़जात की पहाड़ियां किसकी हिस्सा है, किसका हिस्सा है। कई बार एक मैप बना देगा, जैसे मैप, मैदान, गड़जात की पहाड़ियां, छोटा नागपुर का पठार, इस तरह की चीजें बना देगा वो पहचानना होगा। आगे लिखो, आप आगे लिखो, नीचे उत्तरी दक्कन के पूर्वी भाग में हमेशा जो उत्तरी दक्कन है, हमेशा ध्यान दो इस बात को, उत्तरी दक्कन पूर्वी भाग को दंडकारण्य कहा जाता है। हमेशा जो नक्सलाइड एरिया है और इसका विस्तार उड़ीसा के कालाहारी, कोटापुर, छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला, आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी, विशाखापत्तनम में स्थित है। दंडकारण्य, इसका विस्तार उड़ीसा के कालाहारी, कोरापुट, छत्तीसगढ़ के बस्तर, आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम एवं पूर्वी गोदावरी में है। इसका जो विस्तार है, यहां से प्रश्न पूछा जा चुका है कि इसका विस्तार किन किन राज्यों में, 3 राज्यों में इसका विस्तार है, छत्तीसगढ़, आंध्र और उड़ीसा की बात करें। उत्तरी दक्कन के पूर्वी भाग को दंडकारण्य कहा जाता है। इसका विस्तार उड़ीसा के कालाहारी, कालाहाड़ी, कोरापुट, छत्तीसगढ़ के बस्तर, आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम एवं पूर्वी गोदावरी में है। अब सोचो, एक बैलाडीला श्रेणी पाई जाती है, इस पठार का भाग है, जिसकी कालाहाड़ी, कोरापुट, हमेशा ध्यान दो इस बात को, बैलाडीला श्रेणी जो है इस पठार का भाग है, जिसकी अबूझमार पहाड़ियां भारत की सबसे घनी लौह में से एक है। बैलाडीला श्रेणी जिसकी अबूझमार पहाड़ियां, ये पहाड़ियों पठार की बात करें, पहाड़ियां लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। अब यहां से बैलाडीला श्रेणी किसका भाग है? ये पूरा का पूरा जो बैलाडीला श्रेणी अबूझमार पहाड़ी है, दंडकारण्य का भाग है। और दंडकारण्य
हमेशा नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। बैलाडिला श्रेणी की बात करें, फिर एक प्रश्न उठा कि देखो आप, दक्षिणी दक्कन की हम बात करें, हम जब दक्षिणी दक्कन की बात करेंगे, कर्नाटक का पठार, तेलंगाना का पठार और तमिलनाडु की उच्च भूमि, दक्षिणी हम दक्कन बात करें, इसके 3 भाग हैं। कर्नाटक का पठार, तेलंगाना का पठार और तमिलनाडु की उच्च भूमि। ये दक्षिणी दक्कन की हम बात करें, कर्नाटक का पठार, तेलंगाना का पठार और अगला तमिलनाडु की उच्च भूमि देखो जरा। ये हमेशा ध्यान दो इस बात को। कर्नाटक के पठार देखो जरा, इसका विस्तार ज्यादातर कर्नाटक में है हमेशा। और ये जो पठार है लाव अयस्क के लिए फेमस है। कर्नाटक, दो लाइन लिखते चलो। कर्नाटक का पठार लिखो। इस पठार की औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। ऊंचाई जो है 600 से लेकर 900 मीटर। यहां बाबा बुदन की पहाड़ियां स्थित है। बाबा बुदन की पहाड़ियां स्थित है, जिसकी ऊंची चोटी मुलनगिरी है, जिसकी ऊंची चोटी मुलनगिरी है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। इस पठार के उत्तरी उच्च भाग को मलंद तथा दक्षिणी भाग को मैदान कहा जाता है। ये जो पठार है, इस पठार के उत्तरी उच्च भाग को मलंद तथा दक्षिणी भाग को मैदान कहते हैं। ये हमेशा ध्यान दो इस बात को। इस पठार के महत्वपूर्ण नदियां कावेरी एवं तुंगभद्रा है। महत्वपूर्ण नदी कावेरी एवं तुंगभद्रा नदियां हैं।
कावेरी नदी को लेकर के कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच विवाद चलता रहता है। तेलंगाना का पठार देखो आप, तेलंगाना का पठार देखो। तेलंगाना का जो पठार है ये गोदावरी बेसिन में स्थित है। स्थित है। हमेशा वर्षा कम होने से शुष्क क्षेत्र है। तो शुष्क क्षेत्र है। हमेशा, और तमिलनाडु के उच्चभूमि देखो आप, यदि तमिलनाडु के उच्चभूमि की हम बात करें तो इसका विस्तार तमिलनाडु के पश्चिमी भाग में हुआ है। विस्तार तमिलनाडु के पश्चिमी भाग में हुआ है। ध्यान से सुनो इस बात को। इसका जो विस्तार है वो तमिलनाडु के पश्चिमी भाग में हुआ है। बस क्लियर। अब हमेशा जानो, कोयम्बटूर एवं अन्नामलाई के बीच चौड़ा अंतराल है जिसे पालघाट दर्रा कहते हैं। इसकी चौड़ाई लगभग 24 किलोमीटर के आसपास है। पश्चिमी घाट, अब देखो आप, फिर हम बात करें पश्चिमी घाट। हम पश्चिमी घाट की बात करें, पहली चीज हमेशा ध्यान दो इस बात को, यह एक भ्रंश पर्वत है। पर्वत है, ध्यान दो इस बात को। इसे घाट कहा जाता है क्योंकि यह सीढ़ीदार है। पश्चिमी घाट की बात देखो आप, हम सबसे पहले पश्चिमी घाट की बात करें। इसका जो विस्तार है ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक। अगली देखो, इसकी जो लंबाई है 1500 किलोमीटर और ऊंचाई 900 से लेकर
1100 मीटर है। हमेशा पश्चिमी घाट का दक्षिणी भाग अधिक ऊंचा है। पूरी बात ध्यान दो इस बात को। इस घाट के पश्चिमी भाग में वर्षा ज्यादा होती है तथा यहां लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। यह घाट, पश्चिमी घाट, से तथा अरब सागर में गिरने वाली नदियों का प्रवाह तीव्र होता है। हमेशा ध्यान इस बात को। पहली बात, यह ब्लॉक माउंटेन है। अच्छा, दक्षिण भारत के जितने पर्वत हैं ज्यादातर तो ब्लॉक माउंटेन ही है। इसे घाट कहा जाता है, घाट, क्योंकि यह सीढ़ीदार है, स्टेयर रूप में है। इसका विस्तार ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक है। देखो, इसकी जो लंबाई है 1500 किलोमीटर है और इसकी जो ऊंचाई है लगभग 900 से लेकर 1100 मीटर है। ये जो पश्चिमी घाट का दक्षिणी भाग है अत्यधिक ऊंचा है और इस घाट के पश्चिमी भाग में वर्षा ज्यादा होती है। यहां लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। हमेशा पश्चिमी घाट से निकलने वाली तथा अरब सागर में गिरने वाली नदियां जो है, नदियों का प्रवाह तीव्र होता है। नहीं, हां बिल्कुल। अब देखो, आप यदि पश्चिमी घाट की हम लोग बात करें, मिटा देता हूं मैं। देखो आप, हम पश्चिमी घाट की बात करें, देखो आप ध्यान से। अब ध्यान से सुनिए इस बात को। ये भारत है, ये ताप्ती नदी है। ये ताप्ती नदी है। नदी, पश्चिमी घाट का विस्तार यहां से यहां तक है। देखो आप, ये विस्तार है पश्चिमी घाट का। गुड। ये पर्वत देखो जरा, ये पूरा पश्चिमी घाट है। ये जो भाग है इसको कहते हैं सत्तामल्ला। इसकी ऊंची चोटी
कलसुबाई है, ये जो भाग है, ये भाग नीलगिरी है। हमेशा जान दो, नीलगिरी के जो विस्तार है, तमिलनाडु और केरल के तट पर है। अब सोचो, यहां एक ऊंची चोटी है, यहां ऊंची चोटी है, इसका नाम है दुद्धा बेट्टा। इसकी ऊंचाई लगभग 2637 मीटर है। यह जो है नीलगिरी की ऊंची चोटी। हमेशा हम नीलगिरी की यदि बात करें, यहां ऊटी प्रमुख पर्यटक स्थल है, प्रमुख ऊटी है। अब सोचो आप, ये जो पर्वत है, ये पर्वत, ये अन्नामलाई है, और यहां पे की ऊंची चोटी है अनाई मुड़ी। ये अनाई मुड़ी है, इसकी ऊंचाई लगभग 2695 मीटर। हमेशा ये क्या है, अन्नामलाई तथा दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये जो पर्वत है, पालनी है। पालनी पहाड़ियां, इस पालनी पहाड़ियों पर क्या है, कोडाई कुनाल प्रमुख पर्यटक स्थल है। अब एक चीज सोचो, ये जो पर्वत है, कार्डेमम या इलायची की पहाड़ियां, यहां विशेष की इलायची की खेती होती है। अब रफली इसको बना लो आप। ये बातें समझ में आ गई होगी। पूरी बात ध्यान देने इस बात को, इसके बारे में देखो आप। मैंने क्या कहा, यह पश्चिमी घाट है, इसको सत्तामला कहते हैं। इसकी ऊंची चोटी कलसुबाई है। देखो आप, सीधे एक नीलगिरी पहाड़ी है, केरल और तमिलनाडु के तट पर स्थित है। इस नीलगिरी पर एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है ऊटी, और साउथ इंडिया का सबसे महत्वपूर्ण टूरिस्ट प्लेस भी ऊटी है। इसकी ऊंची चोटी है दुद्धा बेट्टा, जिसकी ऊंचाई लगभग 2637 मीटर है, और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है यह। नीचे आओगे तो अन्नामलाई होगा। ये पूरा अन्नामलाई जो है
ये केरल और तमिलनाडु के तट पर स्थित है। अन्नामलाई, अन्नामलाई की ऊंची चोटी अनाईमुड़ी, जिसकी ऊंचाई लगभग 2695 मीटर है। अन्नामलाई तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। उसके ठीक दक्षिण में आओगे तो कार्डेमम या इलायची की पहाड़ियां, जहां इलायची की खेती की जाती है। ये देखो पालिनी पहाड़ी है। कोडाईकुनाल इसका महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है। ये पश्चिमी घाट है। हमेशा ध्यान दो, यहां वर्षा ज्यादा होती है। स्वाभाविक यहां सदाबहार वन पाए जाते हैं, लेकिन जहां वर्षा ज्यादा होगी वहां लीचिंग ज्यादा होगी। आप ध्यान से समझो इस बात को। अब सबने बना लिया होगा, मैं इसे मिटा देता हूं। फिर पूर्वी घाट देखो आप। हम पूर्वी घाट की बात करें, फिर वही चीज, घाट क्यों? क्योंकि सीढ़ीदार है यह। इसका जो विस्तार है उड़ीसा के दक्षिण से लेकर के नीलगिरी पहाड़ियों तक, विस्तार उड़ीसा के होकर नीलगिरी तक इसका विस्तार है। इस पूर्वी घाट का विस्तार देखो आप। बस यह टूटी अवस्था में है। खंडित है क्योंकि बंगाल की खाड़ी में नदियों ने इसे खंडित कर दिया है। गोदावरी कृष्णा नदियों के बीच ही यह स्पष्ट रूप से दिखती है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। गोदावरी यह गोदावरी एवं कृष्णा नदी के बीच स्पष्ट रूप से दिखती है। यह जो स्पष्ट रूप से दिखती है, हमेशा ध्यान दो, गोदावरी और कृष्णा नदियों के बीच यह स्पष्ट रूप से दिखती है। यह क्लियर? अब मैं एक मैप बना रहा हूं। मैं इंडिया का मैप थोड़ा सा ठीक नहीं बन पा रहा है, पर घबराना नहीं है, बस समझना है इसको। मैं पूर्वी घाट का मैप बना रहा हूं। देखो आप, पूर्वी घाट का मैप देखो आप। होता क्या है, ये उत्तरी सरकार है। ये नल्ला मलाई है, पालकोंडा और नागड़ी हिल्स, जावेदी, सेवराय, पंचमलाई और डिंडी गुल्ली, ये पर्वत है। सोचो आप, ये जो आपका है उत्तरी सरकार, ये जो आपका है नल्ला मलाई, ये आंध्रा में पड़ता है। ध्यान देना इस बात को। ये जो आपका है पालकोंडा है, और ये छोटा सा जो दिख रहा है वो नागड़ी हिल्स है। ये जो है जावेदी, ये जो है सेवराय,
ये जो है पंचमलाई है, और ये जो है डिंडी गुल्ली है। ये देखो आप, जब पर्वतों को ध्यान से देखो आप इस बात को, ये टूटी अवस्था में हेकास्म रूप में तो है ही नहीं। इनकी ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है, जो उड़ीसा आंध्रा के तट पर स्थित है। हमेशा मैं यहां लिख लेता हूं, पूर्वी घाट की ऊंची चोटी चोटी महेंद्रगिरी है, जो उड़ीसा एवं आंध्र के तट पर स्थित है। बस इन पर्वतों का क्रम देखो आप, ये सिवाय रटने का कोई विकल्प आपके पास नहीं है, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। देखो उत्तरी सरकार, ठीक उसके नीचे नल्लामलाई, ये आंध्रा में है। पालकोंडा आंध्रा में, नागड़ीज आंध्रा में है। नीचे आओ जावेदी, शिवराय, पंचमलाई और डिंडीगुली। इसका विस्तार कर छोटा नागपुर तक, सॉरी नीलगिरी तक है इसका विस्तार। कई बार इन पर्वतों का सीक्वेंस पूछ देता है यूपीएससी, उत्तर से दक्षिण इन पर्वतों का आप सीक्वेंस बताइए। आप हमेशा जान दो, यह आपका पूर्वी घाट, पूर्वी घाट के पूर्व में क्या है? पूर्वी तटीय मैदान है। हमेशा ध्यान दो इस बात को, पूर्वी तटीय मैदान। और हम बात करें पश्चिमी तटीय हम मैदान की बात करें, जिसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। थैंक यू।